आज बात करेंगे बच्चों जो नॉर्मल रिएक्शंस हम लोगों ने पिछले क्लास में निकाले थे उससे थोड़ा सा और आगे की बात करेंगे। तो पिछले में बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हमने लिए थे और आपने उसको देख लिया था कि किया जा सकता है। आप उसका रिवीजन करके आओगे, मैं ऐसा मान रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ। तो चलो कुछ अच्छे क्वेश्चंस और लेते हैं। याद रखना, फोर्सेस जब भी आएंगे तो एक्स और वाई के लॉन्ग कंपोनेंट पे ब्रेक किए ही जाएंगे। तो आपको कंपोनेंट ब्रेकिंग आना चाहिए, और अगर आप कंपोनेंट ब्रेकिंग जानते हो तो सब कुछ जानते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लूँ, चाहे एग्जाम्पल नंबर जो भी हो मुझे याद नहीं है, बट मैं आज के हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहा हूँ उसे। तो देखो, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा, ठीक। अब इस पर इसका इंक्लाइनेशन जो है वो 30 डिग्री है। इस पर हम लोगों ने एक ब्लॉक रख दिया है ऐसा, एक ब्लॉक रखा है ऐसा, ठीक है। अब हमें क्या पूछा जा रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन ही फाइंड आउट करें। हमें क्या पूछा जा रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करें, इसका मास m है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। आपको पता है कि हमसे जो n पूछा जा रहा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कहाँ, कॉन्टैक्ट सरफेस पे। और कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सा है बच्चों, इन दोनों का। तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये वाला साफ साफ दिख रहा है आपको, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन, तो अगर जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या होगा, मैंने बोला आपको पहले भी पिछले लेक्चर्स में बता रखा है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस, जो कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर लगता है। तो निश्चित है आँख बंद कर करके सीधे हम लोग नॉर्मल ऐसा लगाएंगे, जो भी सरफेस पे उस पर परपेंडिकुलर लगा देंगे, ठीक। अब इसके बाद अगली बात, सर एक बात हम जानते हैं सर, mg जो है वो तो हमेशा नीचे लगेगा। यस सर, mg तो बच्चों हमेशा क्या लगता है, नीचे लगता है। तो ये लगा दिया, इसका mg आ गया, ठीक। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, यहाँ इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रहना चाहिए कि हमें जो भी x और y कंपोनेंट, यानी x और y जो कोऑर्डिनेट्स हमारे चुनने हैं वो सिस्टम के अकॉर्डिंग चुनने हैं। हर बार हम इसे y और इसे x ले तो सकते हैं, बट ये ज़्यादा फिजिबल, ज़्यादा आसान नहीं होगा कि आप इसे y और इसे x ले लो। तो हम लोग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही y और x को चुन लेते हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग ही y और x को चुन लेते हैं। मतलब इस वाले केस में ये मैंने माना होगा y, और ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो x और y का जो कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है ये आर्बिट्री कंसेप्ट है, हम इसे चुन सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या, x और y जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसे हम चुन सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि हम किधर y मानेंगे और किधर x मानेंगे। ये हमारे ऊपर है पूरी तरह से, ये कहानी पूरी तरह से हम मान सकते हैं इस बात को। तो चलो, तो ऐसे को इस तरह से ले लिया, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन मेरा ऐसे है तो इसके लॉन्ग मैंने x ले लिया और इसके लॉन्ग मैंने y ले लिया है। ऐसा ही कुछ काम हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी किया होगा, अगर आपको ध्यान हो तो। चलिए अब बात करना है हमें नॉर्मल रिएक्शन का ही कैलकुलेशन करना। तो सर एक बात होता है, mg एक फोर्स है, क्या mg जो फोर्स है वो क्या x के लॉन्ग है, नहीं सर। क्या y के लॉन्ग है, नहीं सर। तो कोई भी फोर्स जो x एक्सिस के लॉन्ग या y एक्सिस के लॉन्ग नहीं होता उसका कंपोनेंट हम लोग तोड़ते हैं, कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं। तो आइए कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, आपने अच्छे से जाना हुआ है कि कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं, और एक ऐसा टूटेगा। भाई ये तो रिजल्टेंट फोर्स है जो बीच में ही कहीं आने वाला है, तो एक अलॉन्ग x और एक इधर टूटेगा। इधर नहीं तोड़ सकते क्योंकि कंपोनेंट के बीच में ही तो फोर्स होगा, तो कंपोनेंट एक इधर टूटेगा। ध्यान रखें इस बात का। चलो बहुत अच्छी बात। अब सबसे बड़ी बात है सर, ये तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, बट सर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो ज़रा दिमाग लगाओ, अगर ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा और ये वाला एंगल कितना होगा। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ज़रा देखो, ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में ये होगा। एक बार ये बहुत बार आएगा, तो आज जो समझा देता हूँ उसे रट जाओ, बहुत बार आएगा, मतलब इतना बार कि तुम भी नहीं सोच पाओगे। तो ये 30 तो ये 60, तो अगर ये 60 तो ये होगा 30 डिग्री, बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 30 है तो जिधर से एंगल बनता है उधर क्या लिखते हैं हम लोग, mg cos 30, mg cos 30 डिग्री। और जिधर एंगल नहीं बनता उधर लिखते हैं mg sin 30 डिग्री। अरे बोलो बच्चों, sin 30 डिग्री, ठीक है। ये हमने काम कर लिया है। अब क्या करना है, अब हमारा अगला नियम fx नेट बराबर 0, fy नेट बराबर 0, ठीक है। तो आप जरा देखो, आपको कौन सा नेट 0 करने से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, y नेट करने से। तो आपको लिखना चाहिए, चूँकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आपको लिखना चाहिए fy नेट इक्वल्स टू 0। हाँ या ना, सही है बात। तो ज़रा देखो fy ऊपर में प्लस n, नीचे की तरफ माइनस y की तरफ, तो माइनस mg cos 30 बराबर 0। अब इसे सॉल्व करोगे तो n बराबर आ जाएगा, उधर जाएगा
और ये आएगा mg cos 30 डिग्री। बाद में आप इसकी वैल्यू पुट कर लेना और ये आपको आंसर दे देगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल कंडीशंस में जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन आता था वो सिर्फ mg आता था, बट इस केस में चूंकि जो ब्लॉक हमारा इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया है तो आया है बच्चों mg cos 30 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई है? बताओ हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। ठीक है, चलो अब यही क्वेश्चन को मैंने थ्योरेटिकली सॉल्व किया। ये हो सकता था कि मास आपको 2 दे देता, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर 2g का वैल्यू 10 20 और cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है √3/2 और आप इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो आपको इसको भी इसको अच्छे से उतार लेना चाहिए। अगला एग्जाम्पल ले लीजिए, आज का एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, जरा देखो। इसमें एक ब्लॉक है जो m मास का, इसका मास 2 kg दिया गया है और इस पर एक फोर्स लग रहा है कुछ ऐसे ऊपर डायरेक्शन में। कैसा लग रहा है? ऊपर में। वो कितना है बच्चों? 20 न्यूटन का है। और कितना एंगल पे लग रहा है बच्चों? ये लग रहा है 30 ऐसा कर लो 60 डिग्री पे लग रहा है। कितना पे लग रहा है? 60 डिग्री पे लग रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है, अगेन आपसे पूछा जा रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से कर सकते हैं। हमें पता है भाई कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, कॉन्टैक्ट सरफेस ये वाला। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगेगा? ऐसा। यस और नो? कर लो, आ जाओ। तो जरा देखो इधर नॉर्मल रिएक्शन, क्या ये फोर्स y इधर होगा x इधर होगा? क्या ये वाला जो फोर्स है y के लॉन्ग है? नहीं सर। क्या ये वाला फोर्स जो है x के लॉन्ग है? नहीं सर। तो अगर ये दोनों के बीच में कहीं है, तो आपका कंपोनेंट टूटना चाहिए। इस फोर्स का कंपोनेंट तोड़ो, इधर तोड़ो, तो इधर आने वाला है 20 f cos 60। अरे बोलो हाँ। और इधर 20 sin 60 डिग्री। ठीक है सर। और एक फोर्स और नीचे लगेगा ना, mg। ठीक, हमें पता है सर चूंकि सिस्टम। अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए तुम्हें किसको जीरो करना चाहिए? Fy नेट इक्वल्स टू 0। बोलो हाँ। ठीक है, तो ऊपर वाला बराबर नेट नीचे वाला, तो ऊपर वाला कितना है n + 20 sin 60 डिग्री बराबर mg। बराबर कितना हो गया बच्चों? mg हो गया। अब क्या करना है? n बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mg कितना है? 20 हो गया ना mg। तो अरे कल का क्लास किया तो होगा। 20 माइनस उधर जाएगा तो 20 sin 60। अरे बोलो, तो sin 60 की वैल्यू कितनी? √3/2। तो ये होगा 10 √3। तो ये आंसर आया 20 माइनस 10 √3 और वट एवर भी द आंसर, ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपको सिस्टम में सारे फोर्सेस के कंपोनेंट तोड़ने होते हैं और आपको देखना होता है कि नॉर्मल जो रिएक्शन है हमारा किसके लॉन्ग हमें मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार जो नॉर्मल हो आपको वह वाई एक्सिस के लॉन्ग ही मिले। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी मिल जाए। अगर आप ये देखना चाहते हो तो इसका एक एग्जाम्पल और मैं आपको दिखाता हूँ, जरा वो भी देख लो, अच्छे से सीखो जरा। आओ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। दिमाग लगाना, जरा सीखना है एक चीज़ को। क्या किया गया है ऐसा है। और इस सिस्टम पर हमने क्या किया है जरा देखना। इस सिस्टम पे हम लोगों ने क्या किया, 2 ब्लॉक्स रखे हैं। एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि एंगल फिर से हम लोग 30 डिग्री ही लेंगे। और हम लोगों ने 2 सिस्टम को ले लिया है, 2 ब्लॉक्स को ले लिया है। एक मान लो 3 kg का है जिसका नाम A है, और यहाँ पर मास ऑफ A जो है वो बच्चों 3 kg का है। सिमिलरली ये ब्लॉक B है और इसके लिए हम लोगों ने जो मास लिया है वो MB है और वह 2 kg का है। यहाँ ध्यान देना कि अगर सिस्टम में नेट फोर्स जीरो ना हो, अगर सिस्टम में नेट फोर्स जीरो नहीं होता बच्चों, तो सिस्टम में एक्सेलरेशन आ जाता है। इस बात का ध्यान है ना। इफ़ एफ नेट नॉट इक्वल टू 0 देन एफ नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। बात समझ में आए क्या? उस केस में तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। आ जाओ जरा देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को करके देखते हैं। एक बात बताओ, ये कैसा है? ये जो है ना पार्ट, ये स्मूथ है। कैसा है बच्चों?
स्मूथ है। ठीक, अब ये पार्ट स्मूथ है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए नॉर्मल रिएक्शंस निकालने हैं। तो पहले दिमाग लगाओ कितने जगह पे सरफेसेस हैं जो कांटेक्ट में हैं। तो एक तो सर ए और इस इंक्लाइंड प्लेन के बीच में, बी और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में, और तीसरा ए और बी के बीच वाला सरफेस भी आपस में कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर 3 नॉर्मल रिएक्शंस लगेंगे और इन तीनों का कैलकुलेशन हमें बारी बारी से करना तो होगा। अब वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप देखते चले जाओ, मैं आपको समझाते चला जाता हूँ। देखो जरा अच्छे से समझना, पूरे अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझने वाले हैं, एक एक चीज़ को करने वाले हैं। कुछ नई चीज़ों का जानकारी आपको इसमें मिलेगा, फिर थोड़ा सा ग्रेजुअली और आगे बढ़ेंगे। देखो कर क्या रहे हैं हम लोग, सिंपल पहले फ्री बॉडी डायग्राम आपको मैंने बोला था बनाने के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम सिखाया भी है, वैसा ही कुछ काम करने वाले हैं। देखो FBD फ्री बॉडी डायग्राम, पहले ले लो ए का, पहले ले लो ए का। तो ए के लिए नीचे बेटा ये तो एंगल 30 डिग्री है ना, ए के लिए नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा MAG, पक्की बात। दूसरा एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N1 जिसे बोल रहे हैं सरफेस के द्वारा ऊपर की ओर। ठीक, इसके बाद एक बात बताओ, जरा कॉमन सेंस लगाओ, जब ये नीचे की ओर जाने लगेगा, भाई ऐसा रखोगे तो ये तो स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है, तो ये नीचे की ओर जाने लगेगा। तो अगर ये नीचे की ओर जाने लगेगा तो ये वाला उसको ऊपर की ओर धक्का देगा, मतलब इस पर ए पर बी के द्वारा इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन लगाया जाए, जिसे मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ। रिएक्शन लगाया जाएगा ना इस ए पर ये बी वाला ऊपर की ओर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा आर। ठीक है, चलो इसके अलावा एक बात और बताओ, इसके अलावा एक चीज़ और समझो जरा, क्या एक्स के डायरेक्शन में ये बॉडी रुकी रहेगी या मोशन में आएगी? ऑब्वियस सी बात है, सरफेस स्मूथ है, और जैसे ही स्मूथ है तो इस पर अगर आप कोई भी चीज़ रखोगे तो ये एक्सेलरेशन से नीचे अपने आप जाने लगेगा। अरे हाँ, है ना। तो इसमें क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन भी आएगा नीचे की ओर। ठीक, और आपको पता है कि ऐसे इंक्लाइंड प्लेन में हम लोग इधर लेते हैं y और इधर ले लेते हैं बच्चों x, इधर लेते हैं y, इधर लेते हैं x। तो जरा देखो fx नेट नॉट इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि सिस्टम एक एक्सेलरेशन है। हालांकि पिछला जो मैंने इंक्लाइंड प्लेन का एग्जांपल लिया था उसमें भी fx नॉट इक्वल टू 0 ही था, लेकिन चूंकि वहाँ पे 2 ब्लॉक्स नहीं थे तो मुझे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं निकालना था, सिर्फ इसी डायरेक्शन में निकालना था। इसीलिए मैंने क्या किया था कि उसका सिर्फ Fy नेट बराबर 0 कर करके सिंपल निकाल लिया था, क्योंकि y के डायरेक्शन में कोई मोशन पॉसिबल दोनों ब्लॉक का नहीं है। बट x के डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल पिछले केस में भी था और यहाँ भी है, बट इस केस में हमें यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को, हाँ या ना? ठीक है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, बट आपको भी बुक से अपने हिसाब से कुछ ना कुछ पढ़ के हर दिन आना चाहिए। एकदम नाजुक बच्चे बन के मत रहो, खुद भी दौड़ लगाओ, क्योंकि तुम जितना हार्ड वर्क करते हो ना, पता है ये द्रोणाचार्य ने अर्जुन के बारे में क्या कहा था। जब द्रोणाचार्य का एक शिष्य ने अर्जुन से बोला कि महात्मा ने एक बात बताइए, मैं अर्जुन क्यों नहीं बन पाया, उसको भी शिक्षा आपने ही दी और मुझे भी शिक्षा आपने ही दी। तो उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने बोला कि दरअसल अर्जुन को अर्जुन मैंने तो बनाया, बट अर्जुन को अर्जुन खुद अर्जुन ने भी बनाया। जब तुम लोग आराम से सो जाते थे खाट लगा कर करके, तब रात में उसको नींद नहीं आती थी, लगातार वो अपने गुण को अपनाते रहता था और ज़्यादा मेहनत करता था। तो जो जितना ज़्यादा मेहनत करते रहोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन होते चले जाओगे। तो अपने मन से भी बुक्स को पढ़ना है और बुक को पढ़ करके क्वेश्चन सॉल्व भी करने और मेहनत भी करना है। जितना ज़्यादा तुम वर्क दोगे उतना ज़्यादा खुश नसीब आगे का भविष्य होने वाला है। सोचो जरा, तुम लोग में से बच्चे IIT मेडिकल में अगर निकल जाते हो तो ये उस दिन को रियलाइज करके आज की मेहनत को 4 गुना बढ़ा दो। एक पल के लिए भी गेम खेलना, फालतू के लोगों से बात करना, टाइम इधर उधर वेस्ट करना, ये सब कहीं ना कहीं तुम्हारा टाइम किलर है और तुम्हें इससे बचना चाहिए। टाइम किलर मतलब पैसे कीमती नहीं होते बच्चों, सबसे ज़्यादा कीमती होता है वक्त, और अगर वक्त निकल गया तो सब कुछ निकल जाता है, इसलिए वक्त पे ध्यान दो। आ जाओ, बात क्या कर रहे थे, इधर की ओर एक्सेलरेशन होगा क्योंकि नेट इधर सिस्टम में इधर अब तुम बोलोगे सर नेट इधर की ओर अगर एक्सेलरेशन है तो किसी फोर्स के कारण से होगा, तो सर वो फोर्स भी बता दीजिए। अभी देखो जरा वो फोर्स समझाता हूँ तुम्हें। एक बात बताओ, mg का कंपोनेंट टूटेगा क्योंकि हम लोगों ने y इधर और x इधर लिया है, तो mg का एक कंपोनेंट तो बच्चा इधर आएगा, बोलो हाँ। इसे बोलेंगे mag,
याद करो पिछले वाले केस में इधर साइन थीटा हुआ करता था, ठीक है, और इधर एक कंपोनेंट और टूटेगा, वो होगा MAG cos 30 डिग्री। ठीक, तो अब जो मैं बार बार कह रहा था कि इधर बच्चों एक एक्सेलरेशन होगा, वो किसके कारण से होगा, वो होगा इस फोर्स के कारण से। क्यों? क्योंकि इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए पीछे की ओर कोई नया फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। तो अगर इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं, तो F नेट मतलब दिस बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। बात समझ में आई क्या? अब बात करते हैं y के लिए। तो y के लिए, y में कोई भी मोशन या एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n1 को बैलेंस करने के लिए इधर एक फोर्स लग रहा है। बताइए हाँ या ना। तो इस वाले में हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे बच्चों Fy, जरा गौर से देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जरा इसको देखना। Fy नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट y के लॉन्ग कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं है, नेट जीरो। तो अगर जीरो तो उस केस में क्या बोलोगे, आप बोलोगे ना N1 बराबर MAG cos 30 डिग्री। सॉल्व कर लो। MA की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 30 और cos 30 की वैल्यू 30 इंटू cos 30 की वैल्यू sin 30 1/2, इसका √3/2, तो ये आ गया 15√3 न्यूटन। N1 निकाल लिया। लेकिन अब अगली बात जरा इसको समझो कि सर यहाँ पर एक ऊपर में रिएक्शन फोर्स लग रहा है, जो कौन लगा रहा होगा, बी लगा रहा होगा ए पर, और नीचे लग रहा है MAG। बट क्या रिएक्शन फोर्स सफिशिएंट है इसको रोक पाने का या नहीं है? अगर सफिशिएंट होगा तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा, और अगर नहीं है सफिशिएंट तो निकाल के देखेंगे। तो चलो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। इसके लिए इक्वेशन क्या है, MAG sin 30 डिग्री माइनस आर बराबर MA इंटू नेट एक्सेलरेशन, जो नीचे की ओर लग रहा होगा। अब ये इक्वेशन मैंने कैसे लिखा है जरा एक बार समझ लो, एक बार जरा समझो, अच्छे से देख लो, जरा अच्छे से समझना। देखो इधर की ओर एक्सेलरेशन लग रहा है, तो एक फोर्स लग रहा होगा MA के बराबर। अरे भाई, अरे ऐसा लिखते नहीं क्या तुम लोग, छोड़ो। F नेट बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। F नेट इतना ही तो है, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। सीधी सी बात, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, चलो अब ये समझ गए तुम, तो जरा थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अब इसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, बी की बात करेंगे बच्चों। तो जरा बी के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना चाहिए। चलो मैं ऊपर बना लेता हूँ थोड़ा जगह निकाल करके। ये एंगल है 30 डिग्री, हाँ या ना, और अब बी को रख लो। ठीक है, बी ने लगाया था ए पर रिएक्शन फोर्स, तो ए लगा देगा इस पर इधर की ओर एक रिएक्शन फोर्स, बोलो हाँ कि ना। इसके अलावा फिर से इधर लगाओगे MBG, इसी के जैसा, इधर की ओर होगा कंपोनेंट और इधर की ओर होगा कंपोनेंट, और इधर होगा नॉर्मल रिएक्शन N2, सेम टू सेम जो पुराना वाला घटना है। MBG sin 30 डिग्री, यस और नो, MBG cos 30 डिग्री, सेम टू सेम मुझे उसमें किया मैंने। अब इसे भी हमें इससे भी इक्वेशन में लिखना होगा। तो चलो देखो जरा, इसके लिए भी Fy नेट बराबर 0 कर लेते हैं हम लोग। उसके लिए भी क्या कर रहे हैं, Fy नेट बराबर 0। y के अलावा क्या लिखेंगे हम लोग, N2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, MBG cos 30 डिग्री। MB कितना है 2 इंटू जी 20, cos 30 की वैल्यू √3/2, कट कर लो, हो जाएगा 10√3 न्यूटन। ये दूसरा नॉर्मल रिएक्शन हमारा आ गया। y के अलॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन या मोशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे किसी सिस्टम में ऐसा सोच सकते हो कि ब्लॉक उड़ करके ऊपर जाएगा, संभव नहीं है, तो निश्चित एक्सेलरेशन 0 होगा। बट ऐसे किसी सिस्टम में अगर आप ब्लॉक को रखोगे तो स्लाइड करेगा, यानी एक्सेलरेशन है उसमें, मोशन की टेंडेंसी है, इसीलिए हम लोग एक्सेलरेशन इधर दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या, बोलो जल्दी। चलो तो अब इसके लिए हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे। भाई y के लॉन्ग तो कर दिया, आप सिंपली Fx नेट बराबर 0 करेंगे। उसके लिए Fx नेट बराबर करने वाले हैं 0। तो देखो जरा, Fx नेट 0 करने वाले हैं, तो नीचे की ओर क्या फोर्स लग रहा है, MG sin 30, हाँ या ना, MBG sin 30, और ये भी नीचे ही लग रहा है। कौन लगा रहा था इस पर, A लगा रहा था B पर एक रिएक्शन फोर्स नीचे की ओर ही, प्लस R बराबर मास ऑफ B इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि सर एक बात बताइए, दोनों सिस्टम का एक्सेलरेशन आप लोग सेम ले रहे हो या अलग अलग लेना चाहिए? भाई इसका भी एक्सेलरेशन वही होगा जो इसका होगा, या दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा? तो इसको जरा ऐसे समझो, दोनों सिस्टम के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। थोड़ा सा ये आगे और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा बस मान के चलना, थोड़ा आगे और अच्छा समझ में आएगा। दोनों सिस्टम में सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है,
तो क्या होगा, दोनों के दोनों जो सरफेसेस होंगे, देखो जरा मैं समझाता हूँ तुम्हें कैसे होगा, वो कुछ ऐसा होगा, देखो बिल्कुल लिटरल समझ में आएगा। ये है वो हमारा ब्लॉक वाला सिस्टम, एक आपको येलो दिख रहा होगा, एक आपको वाइट दिख रहा होगा, ये मैंने इंक्लाइंड किया, देखो दोनों साथ में चलेगा। अगर ये सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, अगर ये सरफेस हमारा बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ऐसा कुछ, अगर ये सरफेस देखो ये बहुत स्मूथ है, दिख रहा है क्या सभी को, ये सरफेस स्मूथ है, तो जैसे ही हम लोग इसको ऐसे करें, देखो दोनों साथ में चलेगा, दोनों साथ में चल रहा है, दिख रहा है क्या, साथ में चल रहा है। इसका मतलब दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगा तब जबकि सरफेस स्मूथ होगा। बट अगर सरफेसेस रफ हो गए, जैसा कि देखो ये सरफेस रफ है, तो अगर रफ होगा सरफेस तो जरा देखना दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, देखो एक चल पड़ा बट अभी भी एक रुका हुआ है, अभी एक बाद में चला। तो जब दोनों सरफेसेस, जब दोनों का सरफेस मतलब जिस पे रखा गया अगर रफ होगा तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट जब दोनों के सरफेसेस स्मूथ हों तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा, चाहे यहाँ पे ब्लॉक ए का मास कुछ भी हो और बी का मास कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ मास दोनों का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है। बात समझे आप लोग? चलो, तो अगर आपको ये बात समझ में आई है, तो जरा इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों का एक्सेलरेशन मैंने सेम लिया है, एक इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ रखा और एक दूसरा ये रखा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इसी इक्वेशन नंबर 1 और इसी इक्वेशन नंबर 2 बोलें और अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, ये तो एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला होगा ना यहाँ पर, एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन एक्स के अलॉन्ग। तो इन दोनों इक्वेशन को जरा गौर से देखो, क्या दोनों को जोड़ सकते हैं सर? जोड़ सकते हैं सर। तो जरा देखो तो प्लस आर और माइनस आर कट जाएगा, अरे बोलो हाँ, और जी साइन 30 दोनों में कॉमन आएगा और जरा देखो तो क्या लिखा जाएगा, एम ए प्लस एम बी, दोनों में कॉमन ले लिया और जी साइन थीटा कॉमन था, जी साइन 30 डिग्री दोनों में कॉमन है बच्चों, बराबर एक्सेलरेशन कॉमन है और यहाँ आएगा एम ए प्लस एम बी ऑफ एक्सेलरेशन। यस सर, एम ए प्लस एम बी कट गया, एम ए प्लस एम बी कट गया और एक्सेलरेशन कितना आया बच्चों, जी साइन 30। एक्सेलरेशन कितना आ गया है, जी साइन 30। कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, चलो एक्सेलरेशन कितना आ गया, मतलब ये दोनों को दोनों जो ब्लॉक हैं वह इस एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन से जाएंगे, जिस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग निकाल रखी है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी साइन 30। और आपको पता है जी का वैल्यू 10, साइन 30 का 1/2 मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। अब सर एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकल चुका है बच्चों, बट अभी भी वो रिएक्शन आर बाकी है, वो आर नहीं निकला, आर बाकी है अभी भी, अरे बोलो ना। अब हमें आर भी निकालना है क्योंकि यहाँ पर 3 कॉन्टैक्ट सरफेसेस थे तो 3 नॉर्मल रिएक्शंस भी होंगे, 3 कॉन्टैक्ट सरफेसेस थे तो 3 नॉर्मल रिएक्शंस भी होंगे। तो आ जाओ जरा एक बार अब आर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ से जरा गौर से देखो, आर बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जरा मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह साफ कर रहा हूँ ताकि मैं, ठीक है, जरा गौर से देखो, यहाँ से मैं आर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं आर बराबर लिख सकता हूँ बच्चों, लिख सकता हूँ आर बराबर, आर को उधर लेके जाएंगे तो प्लस ये हो जाएगा एम ए जी साइन 30, एम ए कितना है बच्चों 3 इंटू जी के वैल्यू 10, 30 साइन 30 1/2 मतलब 15, अरे बोलो, और मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस मास ऑफ ए 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना निकल के आया हमारा 5। तो चला देखो इसके अंदर 15 माइनस 15 0, रिएक्शन फोर्स कितना आ गया 0 आ गया। अब इसका क्या मतलब है ये भी समझो, और रिएक्शन फोर्स 0 कब नहीं आता ये भी समझो, दोनों बात समझो, दोनों को समझाता हूं जरा अच्छे से समझिए, गौर से देखना। ये मेरे ब्लॉक्स हैं, ये मेरे दोनों के दोनों ब्लॉक्स हैं, ऐसे इन दोनों ब्लॉक्स को मैंने रखा है और चूंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, मतलब दोनों का दोनों जब एक साथ गिरेगा, जब दोनों का दोनों एक, देखो एक साथ गिर रहा है ना दोनों का दोनों, तो सोचो जब दोनों को दोनों एक साथ गिरेंगे तो ये वाले पर ये और ये वाले पे कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन फोर्स तो तब लगाता ना जब किसी एक का एक्सेलरेशन ज़्यादा किसी एक का कम होता। इसको बिल्कुल ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी वाटर पार्क पे हो और आप स्लाइड कर रहे हो, तो निश्चित है नीचे का सरफेस काफ़ी स्मूथ होता है, तो आप और आपका दोस्त दोनों एक साथ उतर जाते हो, बट दोनों दूसरे को टच किए हुए रहते हो, लेकिन दोनों दूसरे पर धक्का मुक्की नहीं करते। क्यों? क्योंकि नीचे वाला भी उसी स्टेशन से जाता रहता है जो कि ऊपर वाला भी उसी स्टेशन से जाता है, तो दोनों दूसरे कॉन्टैक्ट में होने के बावजूद भी एक दूसरे पर धक्का मुक्की नहीं करते। बात समझ में आई क्या? लेकिन इसको ऐसे समझो कि मान लो नीचे वाले ने हैंडल्स को पकड़ के खुद को रोक लिया, तो पीछे वाला उसको डैश मार देगा धड़ाक से ऐसे करके। क्यों? उस केस में क्योंकि एक का एक्सेलरेशन
नहीं हुआ, एक एक्सेशन बहुत तेज था तो उसके इसमें रिएक्शन फोर्सेस लगती हैं। रिएक्शन फोर्सेस का मतलब क्या हो रहा है कि एक सरफेस दूसरे पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों को दोनों स्मूथली ही एक साथ नीचे जा रहे हैं तो नेट रिएक्शन फोर्स 0 आ जाएगा। बट अगर सिस्टम में फ्रिक्शन होता तो बच्चों, अगर सिस्टम में अगर फ्रिक्शन होता तो ये तय था कि दोनों के बीच में रिएक्शन फोर्सेस लगते। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? पक्की बात है। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो, मैं फिर से एक, आप अभी ये पूरा क्वेश्चन बनाने के बाद आप एक बार चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, या आपका जो मर्जी करे करो आप इसके साथ। बट अब मैं जो फिर से तुम्हें बोल रहा हूँ वो भी ज़रा सुनो अच्छे से। चलो, तो अब आपको क्या करना है ज़रा वो सुनिए। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक बड़ी अच्छी बात क्या करनी है, वो ये है कि फिजिक्स को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखना है कि सर रिएक्शन फोर्स कह रहे होंगे मतलब क्या, सर नॉर्मल रिएक्शन कह रहे होंगे तो क्या, सर एक्सेलरेशन कह रहे हैं तो क्या। तो फिजिक्स को जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा फिजिक्स फीलिंग के साथ आएगा। फिजिक्स विदाउट प्रैक्टिकल फीलिंग कुछ भी नहीं है, मैं बार बार इस बात को कहता रहूँगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई है? एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूँ, ज़रा एक बार आप सभी लोग प्लीज़ कंसंट्रेशन अपना बना लीजिए। देखो जरा, हम लोग को सबसे पहले करना क्या था कि नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना। तो नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को पता है कि कॉन्टैक्ट सर्फेसेस हमें पता होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कॉन्टैक्ट सर्फेस कितने हैं, एक ये कॉन्टैक्ट सर्फेस 1 कॉरस्पॉन्डिंग टू, हम लोगों ने इसके लिए एक N1 बोला, एक सर्फेस ये कॉरस्पॉन्डिंग 2 कॉरस्पॉन्डिंग इसके लिए हम लोगों ने N2 बोला। तो अब हमें N1 N2 निकालना है, साथ साथ इन दोनों ब्लॉक के बीच में भी कॉन्टैक्ट सर्फेस है। अब इसके लिए हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। किसका? सबसे पहले ए का बनाया, ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, सारे फोर्सेस को कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग या वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं है तो उसके कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे, बट अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो उसको कंपोनेंट ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग लगा दिया, निश्चित है कि दोनों कॉन्टैक्ट में है तो इस वाले पर ये एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता होगा। फ्री बॉडी डायग्राम क्या था? फ्री बॉडी डायग्राम था कि किसी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को बता देना है, वह बॉडी किसी दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है उसको बिल्कुल नहीं दिखाना, उस पर कितना फोर्स लग रहा है सभी सिस्टम के द्वारा वो बताना। दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम, हाँ या ना? ठीक 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 ठीक। तो चलो देखो, तो इस केस में वही किया हम लोगों ने, फ्री बॉडी डायग्राम से बना दिया और एक रिएक्शन फोर्स ये जो नया था कुछ ऐड कर दिया। और आपको मैंने क्या बोला कि चूंकि इस सिस्टम को इधर की ओर रोकने वाला कोई फोर्स है ही नहीं तो एक्सेलरेशन लगा दिया। और हम लोगों ने ये कैलकुलेशंस किए। फिर सिमिलरली हम लोगों ने बी के लिए भी यही काम किया। फिर हम लोगों ने ऐड ऑन कर लिया, फिर N1 निकाला, फिर N2 निकाला, और इस तरह से सो ऑन करके हम लोगों ने रिएक्शन फोर्स की वैल्यूज निकाल ली है। बात समझ में आया, हाँ या ना? अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बच्चों, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, समझ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो कोई बड़ी बात नहीं, समझने का प्रयास ज़रूर करना। देखो ज़रा, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोगों ने 3 गेंद ली हैं। कितनी गेंद ली हैं बच्चों? 3 गेंद ली हैं। अरे बोलो, बोलते रहना है, कंसंट्रेशन बना रहेगा, चुप नहीं रहना है। चुप तो सिर्फ हमारे वही लोग रहते हैं जो बोल नहीं सकते, तो प्लीज़ आप बोलिए क्योंकि आपको भगवान ने आवाज़ दी है ना? और अभी आपको बोलना है मुंह से, बाद में आपका टैलेंट को बोलना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है। और एक गोला हमने और रखा है, एक गोला हमने और रखा है, ऐसा है वो, ऐसा है वो, ऐसा कुछ ऐसा एक गोला। सबका डायमीटर रेडियस बराबर है बच्चों, सब बराबर है आपस में। थोड़ा डायग्राम आगे पीछे बन रहा होगा इसके लिए माफ़ करना, बट अब समझ जाओगे मुझे ऐसा लग रहा है। ओके ठीक है, कमाल का बन गया यार, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। ठीक है, चलो अब सबका मास ऑफ इच बॉल √3 kg गिवन है, ठीक। और सबका जो रेडियस है उसका वैल्यू भी है बच्चों। कितना है बच्चों? 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर है, ठीक। तो अब क्या कर रहे हैं हम, हमें रिएक्शन फोर्सेस निकालने हैं। क्या निकालना है बच्चों? नॉर्मल फोर्सेस निकालना है। अब इसके लिए कैलकुलेशन करना है। क्या करेंगे सर? फिर से फ्री बॉडी डायग्राम या ऐसा ही कुछ? ऑब्वियस सी बात है, हर बार यही करते हैं। आ जाओ, देखो जरा,
तो पहली बात तो ये ज़रा समझ लो कि इधर से एक रिएक्शन फोर्स लगेगा और इधर से एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाएगा, सीधी सी बात। ऐसे समझो, ये वाला सरफेस इधर की ओर लगाएगा और ये वाला सरफेस इधर की ओर लगाएगा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाएगा। सिमिलरली ये इधर की ओर लगाएगा और ये वाला ब्लॉक इस पे इधर की ओर लगाएगा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाएगा, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉर्मल रिएक्शंस कौन कौन से लगेंगे वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, जो जो लगेंगे वो देख लो ज़रा, थोड़ा सही होना चाहिए। अरे ऐसा, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके किसके लॉन्ग लगेगा? एक लगेगा इसके लॉन्ग, ये लगाएगा इस पर और ये लगाएगा इस पर, काम खत्म। सिमिलरली ये लगाएगा इस पर और ये लगाएगा इस पर, इस सरफेस के लॉन्ग, काम खत्म। सिमिलरली ये दोनों दूसरे पे लगाएंगे और ये काम खत्म। तो ये सारे के सारे जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं इस तरह से एक दूसरे को काउंटर बैलेंस तो कर जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी हम रिएक्शंस जानना चाह रहे हैं। ठीक है, निकालेंगे, और निकालने के जो तरीके हैं वो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सिलेंडर्स ए एंड बी, बिटवीन द सिलेंडर्स ए एंड बी। तो इसे मान लो ए है, इसे मान लो बच्चों बी है और ये सी है। तो ए और बी के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है हमें वो फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, बता दो जल्दी से। ठीक, अच्छा चलो, अब एक बात मुझे और बताओ, क्या ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा? यस सर, 1 + 1 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सबके बीच में बनने वाले एंगल 60 डिग्री के होंगे, हाँ कि ना? ठीक बात, चलो बहुत बढ़िया। अब ए वाले को जरा देखो, ए वाले को मैं सिर्फ एक पॉइंट से दिखा रहा हूँ, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास। तो जरा देखो तो इधर एक फोर्स लग रहा है, ए वाले पे किधर फोर्स लग रहा है? इधर, मतलब ऐसे। अरे बी लगा रहा है ऐसा, अरे बोलिए सही है क्या? अगर मैं सिर्फ ए के सेंटर को ऐसा दिखाऊं तो ये वाला ऐसा फोर्स लगा रहा है। यस सर, ठीक। अब इसके अलावा ए का एक अपना भी फोर्स है, वो क्या है? उसका मास वाला एम ए जी। ठीक, और कोई फोर्स जो ए पे लग रहा हो फिलहाल बी के द्वारा लगाए वाला? कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है। इसी तरीके से ए पर एक और फोर्स लगा रहा है, कौन? सी। जरा देखो, वो ऐसा लग रहा होगा, मैंने यहाँ सेंटर से दोनों फोर्सेस दिखाया, एक इधर दिखाया एक इधर दिखाया। और जैसा तुम्हारा दिल दिमाग कह रहा होगा, अगर तुम यहीं पे बना के देखो ये और ये, तो इन दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा होगा 60 डिग्री होगा, मतलब ये जो एंगल बन रहा होगा वो 60 डिग्री होगा। बोलो हाँ कि ना? ये पॉइंट ए है, ए के लिए मैंने बनाया, 60 डिग्री होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि सबका मास बराबर और डायमीटर बराबर है तो सबके नॉर्मल रिएक्शंस भी बराबर होंगे, तो मान लो ये भी n होगा, ये भी n होगा। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब गौर से देखें जरा, इन दोनों n का, अब जरा देखना, नीचे में फोर्स लग रहा है mag और ऊपर में इधर और इधर फोर्स लग रहा है। क्या इसे कंपोनेंट टूटने चाहिए? टूटेंगे सर। क्यों टूटेंगे बच्चों? क्योंकि ये y के लॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये x के लॉन्ग नहीं है, तो इसका एक कंपोनेंट तोड़ो। आपको पता है ना, y इधर और x इधर, तो वर्टिकल में इधर एक कंपोनेंट टूटेगा, तो इसका एक कंपोनेंट तोड़ो। ये एंगल पूरा 60 था तो आधा कितना होगा? 30, तो इधर तोड़ेंगे n cos 30 डिग्री। एक इसका भी टूटेगा, n cos 30, दोनों का n cos 30। अच्छा एक बात और, सर आपने दोनों को n ही क्यों लिया? एक को n1 एक को n2 क्यों नहीं लिया? तो उसका सिमेट्रिसिटी कारण है। सिमेट्रिसिटी कारण कैसे है जरा वो समझो भाई। मास बराबर डायमीटर बराबर, मास बराबर डायमीटर बराबर, तो सिमेट्रिसिटी से दोनों का रिएक्शन सेम हो जाएंगे। तो दोनों का रिएक्शन सेम है तो n cos 30 n cos, अच्छा ये बताओ, ये जो n cos 30 मतलब कितना हो गया? 2n cos 30 कहाँ? ऊपर लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है? mag। यही तो बैलेंस हो रहा है भाई। ए को बैलेंस करने के लिए, ए को बैलेंस कर, ए पे कितना फोर्स लग रहा था? सीधी सीधी बात करें तो, ना इधर की बात कर ना उधर की बात कर। ए पे एक सी लगा रहा था नॉर्मल रिएक्शन, बी लगा रहा था नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे लग रहा था एक फोर्स, बस। इसके अलावा क्या सी पर कोई और फोर्स लग रहा था? बता दो हाँ या ना।
नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। हम लोगों ने चालाकी से क्या किया, हम लोगों ने चालाकी से क्या किया, y के अलॉन्ग नेट सब कुछ जीरो कर लिया, y के अलॉन्ग सब कुछ क्या कर लिया, जीरो कर लिया। अब तुम बोलोगे सर x के अलॉन्ग जीरो है क्या, आओ कंपोनेंट तोड़ देते हैं। n का एक कंपोनेंट y की तरफ तोड़ा, एक x की तरफ भी तो टूटेगा, क्या बोलोगे, n cos 30 इधर n sin 30, और इसी तरह से n का एक कंपोनेंट इधर भी टूटेगा, n sin 30। अगर गौर से सुनो तो जरा देखो, तो ये n sin 30 इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है, तो दोनों दूसरे को कैंसिल करेगा। तो देख इसीलिए a जो है ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। क्या इस बात का जवाब मिला है आपको? इसको थोड़ा ऐसे भी समझो, इसको थोड़ा ऐसे भी समझो। मैं चाहता तो, गौर से सुनो बच्चों, मैं चाहता तो, अच्छे से समझो, मैं चाहता तो मैं इसे ले लेता n1 और इसे ले लेता n2, तो क्या होता, इधर आता, गौर से देखना, इधर आता n1 sin 30 और इधर आता n2 sin 30। बट सर ये जो a है, ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया है ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना ही इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, मतलब a पर लगने वाला x के डायरेक्शन नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो इसका मतलब ये है कि सर ये जो राइट में लग रहा है और जो लेफ्ट में लग रहा है दोनों बराबर होगा, और जब दोनों बराबर होता तो n1 sin 30 बराबर n2 sin 30, दिस मीन्स n1 बराबर n2। ये ऐसे भी प्रूफ होता है, इससे मैंने दोनों का n लिया था, मैंने दोनों को n क्यों लिया, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। बट आपने बोला सर अगर वो फिर भी ना समझ में आया तो क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, a पर इसको प्लीज फिजिक्स को फील से लो, दीज आर द मेथोडोलॉजी जिसके कारण से हम लोग इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट इसे फील से लो। दो बॉल एक कंटेनर में और एक थर्ड ऐसे, तो थर्ड वाला जो बॉल है वो नीचे नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, लेफ्ट नहीं जा रहा, राइट नहीं जा रहा, अगर कहीं नहीं जा रहा तो निश्चित इक्विलिब्रियम में है, ये सर नो। इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या कहता था, इक्विलिब्रियम का कंडीशन यही कहता था कि अगर सिस्टम में x के लॉन्ग और y के लॉन्ग मोशन नहीं है या सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। बोलो हाँ कि ना। तो हमारा जो a है, a क्या वो लेफ्ट जा रहा था, नहीं, क्या राइट जा रहा था, नहीं, यानी x में इक्विलिब्रियम में है। क्या ऊपर जा रहा था, नहीं, नीचे जा रहा था, नहीं, y में इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये नेट इक्विलिब्रियम में है, अगर वो नेट इक्विलिब्रियम में है बच्चों, तो fx नेट बराबर 0, लेफ्ट बराबर राइट, n1 बराबर n2, इसलिए मैंने डायरेक्ट n ले लिया था। तो मैंने उसका भी आपको कारण बता दिया, अब आपका भी दिमाग में जाने लगा। जब सिमेट्रिसिटी का केस होता है तो हम लोग दोनों को बराबर लेते हैं। खैर, अब अगली बात हम लोगों ने क्या लिखा, सर ऊपर कितना लग रहा है, y के लॉन्ग बात करेंगे, अब y के लॉन्ग बात करेंगे, ऊपर कितना लग रहा है 2n cos 30, नीचे कितना लग रहा है mag, तो दोनों को इक्वेट कर लो। तो जरा देखो, तो 2n cos 30 डिग्री बराबर mag, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ma कितना है बच्चों, √3 इंटू जी, तो रूट जी को बोलेंगे 10 और √3 10 √3। अब n यहाँ जरा गौर से देखो, यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा 10 √3/2 cos 30, 2 और cos 30 की वैल्यू sin 31/2 cos √3/2, ओके, 2 से 2 कटा, √3 से √3 कटा, तो n बराबर कितना गया 10 न्यूटन। आया नहीं समझ में, बोलो हाँ या ना, क्लियर है बात। अब क्वेश्चन हमसे पूछा है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, सर एन की वैल्यू कितनी आ गई 10 न्यूटन की आ गई, यही तुम्हारा आंसर है। क्या ये बात समझ में आया है, क्या इसमें भी कोई डाउट है तो पूछ लो। अब एक बार मैं इसे फिर से रिवाइज कर देता हूँ, सिंपल हम लोगों ने क्या किया, ए ब्लॉक को सिंपल हम लोगों ने क्या किया, ए ब्लॉक पर सारे फोर्सेस निकाल लिए कि भाई एक्स के लॉन्ग निकाल करके इक्वेट कर लिया, वाई के लॉन्ग इक्वेट कर लिया। कंपोनेंट फोर्स का तभी ब्रेक करते हैं बच्चों तब जबकि फोर्स जो है ना ही एक्स के लॉन्ग सिर्फ हो ना ही वाई के लॉन्ग सिर्फ हो, बीच में कहीं होगा तो कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा। कंपोनेंट ब्रेक कर लिया इत्मीनान से और हम लोगों ने इसे इक्वेट कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं। अब बोलोगे सर क्या बी के लिए भी ये काम कर सकते हैं, कर सकते हैं, सी के लिए भी काम कर सकते हैं, बट हमारा आंसर तो इतने से आ गया, तो फिर बी और सी के लिए करने का कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई। एक एग्जाम्पल और करेंगे, ये एग्जाम्पल भी मज़ेदार है, बट मज़ेदार तो तभी होगा जब तुम्हें समझ में आएगा। तो समझ में आने के लिए मज़ेदार होना ज़रूरी नहीं है, मज़ेदार तब होगा जब वो समझ में आ जाएगा। देखो जरा, ये एक सर्कुलर सिस्टम है, एक ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, चलो परफेक्ट गोल है लगभग मान के चले हम। और बच्चों यहाँ पर एक रॉड रख दिया गया, गौर से देखो, ऐसा
एक रॉड रखा गया है ऐसा। बात समझ में आ रही है क्या सबको? और ये जो रॉड है दिस इज रॉड, और यहाँ पर जो मास है रॉड का वो 1 kg है ओनली। ठीक, इस पॉइंट को बोला गया है सी, इस पॉइंट को बोला गया है ए, और इसके सेंटर को बोला गया है सॉरी बी, और इसके सेंटर को बोला गया है ए। बोलो हाँ कि ना। ठीक, और आपको दिया गया है एंगल बी ए सी बराबर 120 डिग्री। तो अगर बच्चों अगर यह है 120 डिग्री तो ऑब्वियस सी बात है सर ये होगा 30 डिग्री और ये होगा 30 डिग्री। बताओ हाँ या ना। ठीक, अब ये तो बात हो गई 30 डिग्री की दोनों की, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी भी नहीं है सर। 30 डिग्री है तो है। चलो अब तुमसे पूछा जा रहा नॉर्मल रिएक्शन बता दीजिए कहाँ, इस सर्कुलर पार्ट के द्वारा इस रॉड पर नॉर्मल रिएक्शन बराबर क्या। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम लेके बाहर आओ रॉड को, जरा गौर से देखो। ये रहा तुम्हारा रॉड, ठीक है, इस तरह से था वो। आप एक नॉर्मल रिएक्शन इधर और एक नॉर्मल रिएक्शन इधर दोगे, फिर से सिमेट्रिसिटी से मैं दोनों को n ही लूँगा। चाहो तो आप n1 n2 भी ले सकते हो। इधर एक कंपोनेंट टूटेगा। चलो खैर, मुझे लगता है तुम समझदार हो इतने कि तुम अब मेरी बात समझ रहे होगे। अच्छा ये एंगल कितना है बेटा? 30 डिग्री, यस और नो। ये एंगल कितना है बेटा? 30 डिग्री, यस और नो। चलो अब क्या करें, हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये फोर्स जो है ना ही x के लॉन्ग है ना ही y के लॉन्ग है, तो कंपोनेंट ब्रेक कीजिए इधर और इधर। ये होगा n साइन 30 डिग्री और ये वाला होगा n cos 30 डिग्री। सिमिलरली इसका एक इधर और एक इधर, ये होगा n साइन 30 डिग्री और इधर होगा n cos 30 डिग्री। कॉमन सेंस लगाओ, अगर यह n1 ले लेते और ये n2 लेते तो n1 cos 30 बराबर n2 cos 30 होता, क्योंकि दोनों ऐसे लग रहा है और दोनों दूसरे को बराबर होता, तभी तो ये रॉड न इधर जाएगा ना उधर जाएगा। तो उसके समय n1 बराबर n2 आता, जो कि मैंने n ले रखा है सावधानी पूर्वक पहले से ही। ठीक, और एक फोर्स और लगेगा इस रॉड पर, वो क्या लगेगा बच्चों? नीचे mg। तो ये फोर्स ऊपर, ये फोर्स ऊपर और ये फोर्स नीचे, तो एट इक्विलिब्रियम पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 2n साइन 30 डिग्री बराबर mg। बताइए हाँ या ना। तो n कितना हो जाएगा? साइन 30 mg/2 साइन 30 डिग्री। mg की वैल्यू 1 है, 1 इंटू जी की वैल्यू 10/2 इंटू 1/2 कट गया और यह आया 10 न्यूटन। बोलो हाँ या ना। समझ में आया है? आसान था। इस क्वेश्चन में सबसे यूनिक बात क्या है बच्चों, कि हमेशा कंपोनेंट ब्रेक तभी करेंगे जब फोर्स सिर्फ y के लॉन्ग या x के लॉन्ग जब नहीं मिलेगा, इनके बीच में कहीं होगा, तो एक इधर कंपोनेंट एक इधर कंपोनेंट तोड़ देंगे। हाँ या ना?